मेरे ख्याल में इसमें रिव्यू वाली बात नहीं है, इसलिए नहीं है कि फ़ैसला जब बहुत वाज़े हो और उसमें इबहम ना हो। ये कोई हार जीत वाला वैसे भी केस नहीं था कि किसी की अहलियत और नाअहलियत का केस है, किसी की क्वालिफ़िकेशन डिस्क्वालिफ़िकेशन डिस्कस हो रही है। ये एक आइनी नुक्ता आया और उस आइनी नुक्ते की मेंटेनेबिलिटी के ऊपर पहले बहस छिड़ी और उस बहस के नतीजे में दो बातें सामने आई कि जिन दो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर दिया था इस मामले को रेफ़र करते हुए, उनके ऊपर एतराज़ उठाया गया कुछ जमातों के वकला की तरफ से और पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से जो वकला तंजीम है। उन दो जज साहिबान ने अल्टीमेटली रज़ाकाराना तौर पे अपने आप को बेंच से अलग कर लिया, रिक्यूज़ कर लिया। मैं समझता हूँ कि उनका ये फ़ैसला साइब था, क्योंकि कहते हैं कि इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए और उसकी कोई बैकग्राउंड भी और हिस्ट्री भी थी उन दो जज साहिबान के हवाले से। अब 7 जज साहिबान में से 2 जज साहिबान 23 तारीख को अपना फ़ैसला दे के दस्तखत कर चुके। उन्होंने कहा कि हम इन पिटीशंस को मेंटेनेबिलिटी की बुनियाद पर ख़ारिज करते हैं, ये काबिल समात नहीं हैं। सुओ मोटो का इख्तियार भी इस केस में इसलिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए कि मामला हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है और 184(3) की जो सुप्रीम कोर्ट की अदालत उज़्मा की पावर्स हैं उनके बारे में भी उन्होंने ये राय दे दी। आज जब फ़ैसला आया 5 रुकनी बेंच का, चीफ़ जस्टिस साहब ने इस अरसे में ये मुनासिब समझा कि वो 2 जज साहिबान क्योंकि अपनी फ़ाइनल ओपिनियन दे चुके हैं, वो फर्दर इस मामले में नहीं बैठना उनका मुनासिब, सो लिहाजा उन्होंने जो दीगर 5 जज साहिबान थे उनको बेंच का हिस्सा बनाया और उनके सामने केस आर्ग्यू हुआ। आज के फ़ैसले में 3 जज साहिबान ने कहा कि ये प्रोसीडिंग्स मेंटेनेबल हैं और उसमें उन्होंने मज़ीद 1-2 चीज़ें लिखी जो अटॉर्नी जनरल साहब ने आर्ग्यू कल की थी कि एक तो जो आइन का आर्टिकल 254 है जो कि ये कहता है कि अगर आइन के तहत किसी चीज़ को एक मुकर्ररा वक्त में होना है और वो चीज़ उस मुकर्ररा वक्त में नहीं हो सकी, वो एक्शन नहीं हुआ, तो इस वजह से वो गैर आइनी नहीं होगा कि उस टाइम फ्रेम में, यानी कि इंतखाबात 90 दिन में नहीं हुए। आज उन्होंने ग्राउंड रियलिटीज़ देखते हुए उन 3 जज साहिबान ने भी कहा कि गवर्नर और ECP या सदर और ECP मुशावरत से डेट दे और कोशिश करे कि वो 90 रोज़ तो अब गुजर जाएंगे, वो जो ओरिजिनल 90 रोज़ थे, यानी कि वो जो 15 अप्रैल के अंदर अंदर थे, लेकिन अर्लीस्ट पॉसिबल जहाँ पे इंतखाबात हो सकते हैं मुशावरत के बाद वो कोशिश करें। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लोगों की भी ये राय है। हम भी समझते हैं कि अगर हालात साजगार हों, अगर इंतखाबात इंसानी जानों से ज़्यादा कीमती हैं या अगर मुल्की हालात इजाज़त दे रहे हैं तो 30, 40, 50 दिन में हो, अगर वो 80, 90 दिन में होने हैं तो ये डिस्क्रेशन भी आइन देता है इलेक्शन कमीशन और बाकी स्टेक होल्डर्स को। इस बहस को छोड़ देते हैं। आज की बहुत क्लियर जजमेंट है। 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने कहा कि हम एग्री करते हैं जो फ़ैसला 23 फरवरी को 2 दीगर अरकान जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और जस्टिस अतर बिनिल्ला साहब ने तहरीर की है अपने नोट्स कि ये पिटीशंस मेंटेनेबल नहीं हैं, ये काबिल समात नहीं हैं। और साथ उन्होंने कहा कि हम ये भी समझते हैं कि वो जो 2 जज साहिबान के फ़ैसला जात हैं वो आज के इस फाइनल ऑर्डर का हिस्सा हैं। तो मेरे ख़्याल में इसके बाद ना रिव्यू की ज़रूरत है, ना फर्दर तशरीह की ज़रूरत है। मैंने अपना ज़ाती मौक़िफ़ दिया था। अब मैं समझता हूँ कि अटॉर्नी जनरल साहब की राय आने के बाद और इस ऑर्डर को पढ़ने के बाद हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये पिटीशंस 4-3 से मुस्तरद हो गई हैं। 4 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान वो लिखते हैं कि ये काबिल समात नहीं है। अब ये फ़ैसला कानून और आइन के मुताबिक हाई कोर्ट्स में जो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है उनमें हो जाना सर, चाहिए। आप बड़े सीजनड लॉयर हैं, आप ये बताएं कि चीफ जस्टिस ने आके ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा है और हमेशा ऑपरेटिव पार्ट ही ऑर्डर ऑफ द डे कंसिडर किया जाता है। उसमें अगर वो अनाउंस कर रहे हैं 3-2 और ये जो आपने बताया ये फुट नोट में लिखा हुआ है, तो एम्बिग्यूटी इटसेल्फ यहाँ पे है कि कौन सा फैसला माना जाए। आप 4-3 कह रहे हैं, चीफ जस्टिस ने 3-2 से फैसला दिया है। बहस करते हैं। देखिए, एक बात तो तयशुदा है कि ये 7 रुकनी बेंच जो है, 7 जज साहिबान जो हैं वो बेंच का हिस्सा थे। 2 जज साहिबान 9 में से रज़ाकाराना तौर पे रिक्यूज़ कर गए थे। 7 में से 2 जज जो आज बैठे हुए थे 5 रुकनी में, उन्होंने कहा कि हम अपने जो ब्रदर जजेस की ओपिनियन है अर्लियर के ये पिटीशंस मेंटेनेबल नहीं है, हम उनसे एग्री करते हैं और उनका वो जो 23 तारीख का हुक्म है दैट इज़ पार्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। तो मतलब ये है कि उन्होंने उसको एंडोर्स करते हुए तो सर, चीफ आपको जस्टिस मैं ने 4-3 क्यों नहीं अनाउंस किया? चीफ जस्टिस ने 3-2 क्यों अनाउंस किया? आप
میرے خیال میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ ابھی مزید شاید ڈیبیٹ ہو، لیکن قانون میں کچھ چیزیں واضح نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ میری نظر میں تشریح طلب معاملہ نہیں ہے، ریویو کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس سے کسی کو اختلاف ہے، کل کو کوئی سچویشن آئی تو جس کو اس سے اس تشریح سے اختلاف ہوا وہ جا کے تشریح کرا لیں گے۔ میری نظر میں تو میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ سب سے زیادہ جو بریچ آف کانسٹیٹیوشن کی ہے وہ صدر مملکت نے معذرت سے کی ہے، جنہوں نے ایک فیصلہ کر کے تھوپ کے اور پھر اسے واپس لیا، اور ان کے وکیل صاحب نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عدالت میں کہا کہ میرے موکل جن کی میں نمائندگی کر رہا ہوں انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا۔ تو یہ بات بھی ضرور آنی چاہیے کہ آیا صدر مملکت آئینی عہدہ رکھتے ہوئے ان ساری چیزوں سے انہیں مبرہ ہو کے بالکل آئین کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے یا پارٹی ورکر کے طور پہ کرنے چاہیے۔ میرے لیے یہ بات بڑی تکلیف دہ ہے پاکستان کے شہری کی حیثیت سے، قانون کے طالب علم کی حیثیت سے، کہ صدر مملکت جنہیں آئین پاکستان ایک بہت بڑے منصب پہ فائز کرتا ہے اور ان کا بڑا کردار ہے اس میں، وہ اس طرح کی باتیں کرے جو کہ ان کے منصب کے اختیارات میں نہیں آتی۔ یہ ایک الگ بحث ہوگی۔ آپ نے کہا کہ ہائی کورٹس، دیکھیے ابھی یہ فیصلہ آ گیا ہے، اب ہائی کورٹس میں درخواستیں خارج نہیں ہوئیں ابھی تک، دونوں ہائی کورٹس میں پینڈنگ ہے۔ پشاور ہائی کورٹ میں معاملہ زیر تنقیح ہے، لاہور ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل موجود ہیں۔ اس کی تشریح ان دونوں ہائی کورٹس میں بھی ہو سکتی ہے۔ چار فاضل جج صاحبان ہی نے کہا ہے کہ آپ اس کا فیصلہ کریں، ہائی کورٹ سے اس کا فیصلہ کریں۔ جی نہیں، حکومت کا تو نہیں، بالکل نہیں۔ اچھا میں یہ بات بھی واضح کر دوں، کل بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے اور JUIF کے وکلاء صاحبان عدالت میں موجود تھے۔ یہ بات ہم آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ کوئی الیکشن سے نہیں بھاگ رہا۔ ہمارا صرف یہ کہنا ہے کہ انتخابات کی تاریخ اور انتخابات کے انعقاد اس ملک میں ہمیشہ آئین قانون کے مطابق ہوتے رہے ہیں اور تاریخوں میں رد و بدل ہوتا رہا ہے۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوگی کہ تاریخوں میں رد و بدل ہو۔ ہمارے وکیل صاحب نے ایک موقف پیش کیا، یہ مقدمہ میں قوم کے سامنے رکھتا ہوں، قوم خود ڈیسائیڈ کرے۔ اجازت دیں گے مجھے؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں بولوں گا۔ اتنی بات انہوں نے کہی کہ 35 ارب روپے کے خرچ سے ڈیجیٹل مردم شماری ہو رہی ہے جو کہ آج شروع ہو گئی ہے، اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ 30 اپریل کو دیا جائے۔ 5 سال سے یہ بحث چل رہی ہے کہ جو پچھلی مردم شماری ہے وہ درست نہیں تھی، اس پہ تحفظات ہیں بہت سے سیگمنٹس کو سوسائٹی کے۔ اس کے بعد پتہ چلے گا کہ ملک کے کس حصے کی آبادی کا تناسب کتنا ہے، اور ہمارا آئین کہتا ہے کہ قومی اسمبلی میں نشستوں کی جو تقسیم ہے وہ رقبے پہ نہیں، وہ آبادی پہ ہوگی۔ ہمارے ملک کے جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں ان میں حلقہ بندیوں کے بعد اتار چڑھاؤ کی امید ہے۔ صوبوں کے اندر بھی، پنجاب میں آپ کو پتہ ہے کہ سرائکی صوبہ یا ملتان صوبے کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جی ساؤتھ پنجاب میں وہ فنڈز نہیں جاتے، اور فنڈز کی تقسیم بھی آبادی کے تناسب سے ہوتی ہے، ریپرزنٹیشن بھی۔ آج پنجاب میں آپ الیکشنز کرا رہے ہیں سینسس سے پہلے، قومی اسمبلی جائے گی سینسس کے بعد اکتوبر میں، تو یہ ایک تو سب سے بڑا کانفلکٹ یہ آئے گا کہ جہاں پہ آبادی کا تناسب کم یا زیادہ ہو گیا وہاں پہ قومی اسمبلی کی سیٹیں اور تناسب میں فرق پڑے گا۔ صوبے کے ایک ایک حلقے کے اوپر ساری فارمیشن چینج ہو جائے گی۔ دوسرا صدیقی صاحب، دوسری بات میں 254 صدیقی صاحب ذرا ایک منٹ مجھے دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے تاریخ سے سبق سیکھا۔ 1977 کے انتخابات پاکستان پیپلز پارٹی جیت جاتی اگر نگران حکومتوں کے ساتھ، تو شاید وہاں پہ تحریکیں نہ چلتی اور مارشل لاء مسلط نہ ہوتا۔ 1997 کے انتخابات پہ جب پوری مسلم لیگ نون نے 2/3 لی، لوگوں نے انگلیاں اٹھائیں، اس کے باوجود کہ عوام کا فیصلہ تھا۔ 2002 مشرف صاحب نے LFO پہ کرایا، مرضی کے لوگ اپوائنٹ کر کے۔
18वीं तरमीम में पाकिस्तान भर की सियासी जमातें जिनमें तहरीक इंसाफ भी शामिल थी 224 इंट्रोड्यूस करवा के एक मैकेनिज़्म फराहम किया कि आप निगरान हुकूमतों के साथ इंतखाबात कराएं। अब आज 2 सूबों में सियासी हुकूमतें कायम हो जाएंगी, कोई आइन और कानून ये इजाज़त नहीं देगा ना देता है कि उन हुकूमतों को कौमी असम्बली के इंतखाबात के लिए सस्पेंड कर दिया जाए और वहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड हो सकता है वहाँ पे मुस्लिम लीग नून की पंजाब में हुकूमत हो सकता है किसी और जमात की हो। सर ये तमाशा चलता रहेगा, 8 महीने हम इस प्रोसेस में रहेंगे और फिर उंगलियाँ उठेंगी। इसलिए लेट इलेक्शन कमीशन एंड अदर स्टेक होल्डर्स डिसाइड कि उन्होंने देखिए ये इलेक्शन कमीशन को इन सारे फैक्टर्स को देख के ये चीज़ भी तय करनी है। मैं नहीं कहता कि कि फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन सदर के साथ एडवाइस करे और तमाम अथॉरिटीज को ये हिदायत की है कि इलेक्शन कमीशन की मदद करे। इसका मतलब कि मामला सारा इलेक्शन की तरफ ही जाएगा। फिर आप इसको सर कोई इलेक्शन से नहीं भाग रहा, ये एक आइनी पोजीशन थी जो कि आपने कहा आपके सामने रखना ज़रूरी थी। आज के इस फैसले पे हमारी जो ओपिनियन और राय ये है या तशरीह ये है हमारी कि ये 4-3 का फैसला है और मामला और ये 4-3 की वजह से ये मामला अब हाई कोर्ट्स में डिसाइड होगा। बहुत शुक्रिया।